तो चलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम 12th क्लास के फिजिक्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। हमारे पास ये जो है ये सेट 4 है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसके आंसर है आपको बताना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अ नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। कोई हमारे पास नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स जो रिपेल हो रहा है वाई से। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू वाई, मतलब एक्स जो है वो रिपेल हो रहा है वाई से। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब हम देखें अगर बात करें तो एक्स जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। वाई जो है वो उससे रिपेल हो रहा है। तो वाई का नेचर भी जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है सेम ही होगा, तभी रिपल्शन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। A negative charge object x is repelled by another charge object y. However, z is attract to y. तो z जो है वो y से अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर बच्चों का एक थॉट आता है कि z अगर y से अट्रैक्ट हो रहा है तो z पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। बट जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल में इंडक्शन होता है, इंडक्शन के चक्कर में भी अट्रैक्शन होता है। तो और न्यूट्रल ये हो सकता है। तो पूछा गया है फाइनली क्वेश्चन में कि z का क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा है बच्चों, z पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो आमतौर पर बच्चों का ध्यान ये रहता है कि z जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ज़्यादातर बच्चे ये ऑप्शन लगा देंगे, जबकि नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, ये हमें लगाना होगा, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 microscopic letter spheres are sprayed into a chamber and becomes charged with +3e, +5e and -3e respectively. All the three spheres come in contact simultaneously for a moment and get separated. Which of the following are the possible values of final charge on the sphere? तो बच्चे ये एक्चुअली क्या बच्चे सोच रहे होंगे स्फीयर्स को कांटेक्ट में लाया गया है और फाइनली क्या स्फीयर्स पे चार्ज होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है। ये एडिटिविटी नेचर पे है और क्वांटाइजेशन पे है। जैसे इसमें देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्थ वाले स्फीयर पे जो है वो 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बाकी ऑप्शंस कैसे हम एलिमिनेट करेंगे। देखो बच्चे, पहले तो ओवरऑल चार्ज कितना था, +3 -3 +5, इनको ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज जो आ जाएगा वो 5e आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर में भी ऑप्शन वही होगा जिसपे टोटल चार्ज सेम रहेगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहती है। तो ए ऑप्शन में अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया 5 + 5 -4 जो वो है 6e, जो कि गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में हम इसको लेंगे 6 + 6 12, 12 - 7 5e। तो ये मुझे जैसे कि ठीक लग रहा है। तो हम ABCD ऐसे ट्राई करेंगे, जिसका आंसर रहेगा तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये सही हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन ये क्या है कि एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज 1 कूलम एंड गेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज क्या होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब उस पर चार्ज कितना आएगा, तो Q इक्वल टू होता है NE। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5 × 10⁻8 माइनस +18 है ये, सॉरी। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻1 क्या आ जाएगा 0.8। अब ये 0.8 पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव 0.8 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इतना कूलम ऐड हो रहा है, तो आप इतना 1 के अंदर ऐड कर दोगे तो 1 + -0.8 कूलम हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। तो नेट चार्ज हमारे पास इतना होगा। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है किच ऑफ जो रूल्स होते हैं, जंक्शन रूल और लूप रूल, ये किस बारे में है। देखो, लूप रूल तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेसिस पे होता है, और जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है, लूप रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट इज। एक्चुअली क्या है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है बच्चों। जब आप 10th क्लास में MCQs में जाओगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है कि एक बल्ब है, अगर उसकी रेटिंग है 220 वोल्ट तो 100 वाट यूज़ करेगा, बट अगर उसको हम 10 वोल्ट पे यूज़ कर लें तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, रेटेड पावर का कॉन्सेप्ट होता है। ये जो 100 वोल्ट पावर है रेटेड पावर है। इसका मतलब क्या होता है, अगर उस बल्ब को 220 वोल्ट पे यूज़ करोगे तो 100 वाट की पावर कंज्यूम करेगा, बट फिलहाल हम उसको 220 पे नहीं कर रहे, 110 पे कर रहे हैं। तो P = V² होता है। इससे हम ना रेटेड पावर की हेल्प से उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। वी विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, एक मिनट अच्छा, वी विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस यूजिंग रेटेड पावर, एक मिनट।
तो रेटेड पावर की हेल्प से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होगा। अगर आर निकालना होगा इसको लेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, तो इससे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी हमारे पास हो जाएगी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगी। वी का स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर बाय पावर पी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब एक्चुअल में क्या है, पावर कंज्यूम निकालना है, तो पावर कंज्यूम्ड होगा वी स्क्वायर बाय आर, जो वोल्टेज दे रहे हैं और रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो दे रहे हैं 110 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 220 का स्क्वायर, और आर ऊपर चला जाएगा 100। तो इसको जब काटेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, और ये हमारे पास फाइनली 25 वाट आ जाएगा। सॉल्यूशन तो बच्चे आप कर सकते हो। तो जो फिफ्थ है उसका ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो होगा पावर कंज्यूम 25 वाट आ जाएगा। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो बच्चे, तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस घटता है तो उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के केस में। फिर हम 7 क्वेश्चन पे आते हैं अपने। पूछा गया है कि there were 2 wires carrying conductor I1 and I2 lie one slightly above the other in the horizontal plane as shown in figure. The region of vertically upward strongest magnetic field पूछा हुआ है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया है 2 wires carrying I1 and I2 current lying वन स्लाइटली अबाउट द अदर इन द, इस तरह फिगर दी हुई है, किस रीजन में स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होगी। तो एक्चुअली क्या है, जैसे हम लिखते हैं ये दोनों वायर्स हमारे पास, दोनों की वजह से फील्ड है, तो दोनों की वजह से जो फील्ड होगी वो कैसे होगी, क्रॉस और डॉट होगी, हम लोग राइट हैंड रूल से देखेंगे। तो I2 की वजह से इसके राइट हैंड साइड पे जो फील्ड होगी वो क्रॉस होगी, ऐसी क्रॉस, यार ये आ नहीं रहा है, क्रॉस होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट होगी। और I1 की वजह से मतलब ये पहले हम लोग I2 की वजह से ले लेते हैं हर रीजन में फील्ड कैसी होगी, फिर हम I1 कैसे ले लेंगे। I1 की वजह से जब हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब रूल, तो इधर क्रॉस होगी, इधर डॉट होगी, ऐसे राइट साइड पे क्रॉस, इधर डॉट। तो सबसे ज़्यादा वो फील्ड होगी वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड पूछ रहा है, तो अपवर्ड मतलब मतलब बाहर की तरफ। तो हमारे पास ये आ गया रीजन टू आंसर हो जाएगा। तो 7th क्वेश्चन जो है इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास 2 करंट कैरिंग वायर्स दो दे रखी हैं और वैक्यूम में प्लेस्ड है, उनके बीच में सेपरेशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा। तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चे, मतलब I1 I2 और R की। तो जब वैल्यूज पुट कर देंगे फाइनली तो ये D आ जाएगा। जब अब मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा बच्चे, फॉर्मूला है डायरेक्टली। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक एमीटर को वोल्टमीटर की तरह यूज़ करना है तो क्या किया जाए। तो उसका ऑप्शन है, देखो बच्चे एक्चुअली क्या, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि जैसे गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करते थे ना हम लोग वोल्टमीटर में, तो यही मान सकते हो कि गैल्वेनोमीटर भी एक तरीके से एमीटर होता है। तो हम क्या करते थे, हाई रेजिस्टेंस लगाते थे सीरीज में, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा डी। फिर हमारे पास 10th क्वेश्चन आ गया, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप इज आर इज B1 और एक्सिस पे जो है वो B2 है, तो रेशियो क्या होगा। देखो एक्चुअली क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाई 2R, इसको B1 ले रखा है। और एक्सिल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो भैया फॉर्मूला लगाओगे पूरा का पूरा म्यू नॉट I रेडियस का स्क्वायर 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस होगा, तो यहाँ जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर दे रखा है, इसको पुट कर देंगे। जब इसको पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार देखो बच्चों, म्यू नॉट I R स्क्वायर 2, इसकी जगह R आ जाएगा तो 2R स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 हो जाता है फॉर्मूले में। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2R स्क्वायर की पावर 3/2। अलग अलग सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 R क्यूब। 2 की पावर 3/2 क्या होगा बच्चों, 2 की पावर 3/2 होगा 2√2 R क्यूब हो जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास ये हो जाएगा 2√2 R क्यूब। एक R से एक R कट जाएगा, नीचे R आ जाएगा। तो ये हमारा है। तो अगर आप इसका रेशियो निकाल के देखोगे बच्चे B1 और B2,
तो आपके पास यहाँ जो रेशियो आ जाएगा 10 वो आ जाएगा ए। डिवाइड करके देख लो बच्चे, इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं हम तो ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास 11 क्वेश्चन दे रखा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न इज 108 मिली हेनरी, और दूसरी कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस पूछा हुआ है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे, सेम लेंथ वगैरह। तो आप देखो अच्छे, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं L1/L2 इज इक्वल टू N1/N2 का स्क्वायर, ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, पहले का 108 मिली हेनरी है और उसका इंडक्टेंस L2 है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 600/500 का स्क्वायर। 0 से 0 तो काट दो आप लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 108 मिली हेनरी बाय L2। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36/5 का स्क्वायर 25। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आप एक काम करोगे, अगर आप यहाँ पर 108 को मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से, फिर डिवाइड कर दोगे उसको 36 से, तो यहाँ जो आंसर आएगा 75 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर अगर आप चेक करोगे 11th का, तो ये 75 मिली हेनरी हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि RMS करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज AC इज 15 एम्पेयर। द वैल्यू ऑफ करंट इन अ सर्किट एट 1/600 सेकेंड आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ करंट इज 0। मतलब ये पूछ रखा है। देखो एक्चुअली इसकी इक्वेशन बनती है I = I0 sin ओमेगा t करके। तो इसमें I0 क्या होगा, RMS दे रखा है हमको 15 है, तो I0 क्या होगा, I0 क्या होता है √2 टाइम्स ऑफ IRMS होता है। तो I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 टाइम्स ऑफ 15 और साइन ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा निकालना है तो ये न्यू है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू 50, तो क्या हो जाएगा 100 पाई और टी हो जाता है। अब टाइम में ये वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I = 15 √2 साइन 100 पाई टी की जगह क्या आ जाएगा 1/600। जिससे 0 काट दो, तो I = 15 √2 साइन π/6। साइन π/6 क्या होता है साइन 30। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो हमारे पास ये नीचे से कट जाएगा, ये 15/√2, मेरे हिसाब से इसका आंसर 15/√2 है। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इन अ सर्किट ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इज π/2। कोई LCR मतलब कोई सर्किट है हमारे पास जिसमें I और V के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं हो सकते। देखो C तो होगा ही होगा, C में तो हमेशा ही होता है। अगर ओनली कैपेसिटर तो हमेशा π/2 एंगल होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का L हो तो भी होता है। ठीक है, L और C हो तो भी होता है, L और R होगा तो नहीं होगा। तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा 13 का C आ जाएगा यहाँ पर। हमारा ऑप्शन C आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक रीजन है, इसमें पोटेंशियल दे रखा है इतना है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। तो मैंने देखो जो मैं बताया था आपको, ये रिलेशन होती है हमारे पास E = -dV/, अब मेरी वीडियो में देख सकते हो चाहे हो तो जाके dV/dr या dV/dx ले सकते हो यहाँ पर। तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ ये x कोऑर्डिनेट है, y z, तो हमारे में सिर्फ x ही आ रहा है। तो एक काम करोगे आप यहाँ पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -6। तो अब आप कहोगे सर -6 कैसे, तो एक्चुअली क्या है कि 6 अलॉन्ग -x एक्सिस ये हो जाएगा हमारा। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 14th का ए हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें तो ये दे रखा है कि 2 प्लेट्स हैं, 4 प्लेट हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम किस तरीके से बनेगा यहाँ पर। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, और बीच में बोल भी रखा है कि न्यूट्रल कंडक्टर रखा हुआ है। ऐसा क्यों बनेगा, एक्चुअली क्या है दिखा रखा है कि फील्ड 90 डिग्री पे है, सरफेस से दिखा रखा है यहाँ हर केस में। तो ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, इसके बेसिस पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन दे रखा है कि एक हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर है, उसको हमने 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया। उसका कैपेसिटर अगर 2 माइक्रोफैराड था, उसको चेंज करके एक्स कर दिया और उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो गई
इतनी इतनी वैल्यू से, मतलब 2 × 10⁻⁻² जूल से, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों ये थोड़ा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड सा है कि किस तरीके से इसको करेंगे। तो सीधी सीधी बात है, जब पहले एनर्जी है यू ले लेते हैं, कुछ दो इक्वेशन आते हैं। तो हाफ सी मतलब 2 × 10⁻⁻6 v² मतलब 400, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो जाती है। फिर हम ऐसे ही अपनी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में डिक्रीज जो होगा मतलब वो u माइनस क्या हो जाएगा, u माइनस लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻² जूल हो जाएगा। और हाफ c मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइक्रोफेराड, x ले लेते हैं × 10⁻⁻6, और वोल्टेज तो सेम है 400। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन हैं। तो हम लोग दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, u की वैल्यू या तो आप यहाँ पुट कर दो तो सॉल्यूशन निकालोगे। तो जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन आ जाएगा शायद वो ए आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों, देख लेना। 17th क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रजिस्टर 100 ओम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। देखो बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है कि पोटेंशियल ड्रॉप बता रखा है हमको और रेजिस्टेंस बता रखा है। तो v = IR लगाएंगे हम लोग। तो v 200 है, I निकालना है, R कितना 100, तो करंट कितना आ जाएगा हमारा 2 एम्पेयर। आप सोचोगे करंट किस काम का, करंट पता चलेगा तभी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, क्योंकि I होता है Q/T। तो 2 और टाइम कितना दे रखा है उन्होंने, 1 सेकंड दे रखा है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो Q = 2 कूलम आ जाएगा। अब आपको किस तरीके तो कूलम में आया, तो भाई एक कूलम में कितने चार्ज आते हैं आ पाएंगे, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसको आपको निकालना पड़ेगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो देखो एक्चुअली वन क्यू = एनी फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें यहाँ पे 1 कूलम लिख देंगे और यहाँ n और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। फिर एक कूलम में कितना चार्ज आता है वो लिख लेंगे। तो एक कूलम में जितना चार्ज आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनली हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ मतलब ऑल लंबा तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बट ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। और 18 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो डायरेक्ट है, इम्पिडेंस क्या होता है, इम्पिडेंस का फॉर्मूला ये होता है भाई, हमको पता है, डी याद कर रखा है सीरीज LCR में। फिर 19 क्वेश्चन फिर हमें दे रखा है कि हमारा AC वोल्टेज हमने लगाई हुई है, करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, पावर डिसिपेशन क्या होगा। देखो अच्छा, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos phi, क्योंकि हम इनमें जो वोल्टेज और करंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो 90 पुट करेंगे तो cos phi 90 0 हो जाता है, तो पावर डिसिपेशन यहाँ डी आ जाएगा, ऑप्शन 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, करंट कैरिंग वायर इज केप्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। एक करंट कैरिंग वायर है, उस पर फोर्स लगता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। उस पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, ऑब्वियसली होता है जब sin थीटा 1 होगा तब फोर्स मैक्सिमम होगा। sin थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब करंट एलिमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है, उनकी वोल्टेज दे रखी है, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी। तो मैंने बताया था नेट वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है V रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगा देंगे अच्छा हम लोग, VR रेजिस्टेंस का कितना है 20 का स्क्वायर मतलब 400 आ जाएगा, और VL माइनस VC इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225, 625 आ जाएगा, 625 का रूट 25 में आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा C आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है DC सर्किट करंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड अ बैटरी एंड आउटसाइड अ बैटरी। देखो अच्छा DC सर्किट में हमको पता है कि आउटसाइड बैटरी जो होती है, जैसे बैटरी हमारी ये रही, तो उसमें करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो दो ऑप्शन हमारे पास ये हो गए आउटसाइड में। इनसाइड में अपोजिट होता है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ C, नेगेटिव पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो 22 का हमारा ऑप्शन रहेगा C। फिर हम 23 पे आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2Q एट डिस्टेंस R इज E। जैसे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 2Q, इसकी वजह से एक पॉइंट R है, यहाँ फील्ड है E। फिर दे रखा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर है, उसका रेडियस दे रखा है, उससे कोई दूरी पे एक पॉइंट है, बहुत दूरी पे, जो इसकी सेंटर से दूरी यहाँ से यहाँ R/2 है, यहाँ फील्ड है, यहाँ फील्ड क्या होगी कंपैरेटिव, मान लो इसको E' मान लेते हैं।
तो पॉइंट चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई इज इक्वल टू के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्यू कितना है यहाँ 2Q, और डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 2KQ बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरी सिचुएशन है, ये चार्ज दे रखा है Q। अब इसकी वजह से भी सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि जो शेल होता है वो भी पॉइंट मास की तरह पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर पॉइंट आउटसाइड हो तो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश इक्वल टू के, चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4 ऊपर आ जाएगा। तो अब मान लो अच्छे इसका हमें रेशियो निकालना है, मतलब यहाँ ई डैश निकालना है। तो ई डैश इसको क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा 4KQ बाय आर स्क्वायर, और ई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 2KQ बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। काट देंगे अच्छे तो ये आ जाएगा 2/1 आ रहा है, मतलब कि ट्वाइस मेरे हिसाब से आ रहा है इसका आंसर। 23rd का सी आ रहा है ट्वाइस। तो जिस बच्चे ने किया वो गलत किया है यहाँ पर। The horizontal component of Earth's magnetic field at a place is 0.2 Gauss, whereas the magnetic field is 0.4 Gauss. एंगल ऑफ डिप क्या होगा, देखो बच्चे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है यहाँ पर 0.2 Gauss, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.4 Gauss। तो डिप क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एंगल ऑफ डिप होता है, ये होता है B cos एंगल ऑफ डिप। ये फॉर्मूला होता है, लगा देते हैं हम यहाँ पर। B कितना है 0.4, सॉरी BH कितना है 0.2, B कितना है 0.4 cos थीटा। इसको नीचे ले आएंगे, cos थीटा हाफ हो जाएगा। cos थीटा हाफ क्या होता है जब थीटा 60 डिग्री। तो 20 इसका ऑप्शन हो जाएगा 24। 25th क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद बच्चों, द करंट इन प्राइमरी कॉइल ऑफ पेयर ऑफ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पेयर टू 3 एम्पेयर इन गिवन 0.04 सेकेंड। द म्यूचुअल इंडक्शन इज गिवन बाय 0.5 हेनरी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा। देखो बच्चे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो -MdI/dt लगा देंगे हम लोग। तो फॉर्मूला लगा देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.5 है, डेल्टा आई चेंज इन करंट कितना है 4, और 0.04 क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 इंटू 0.5 मतलब 50 आ जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा। 26 क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी एक स्क्वायर शीट है, एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, एक स्क्वायर शीट एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, एक्स, इसको जेड ले लेते हैं, ये एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, ऐसे प्लेन में रखी हुई है। इसमें जेड कोऑर्डिनेट दे रखा है उसका, तो जेड कोऑर्डिनेट उसका कितना दे रखा है ए है, ये जेड कोऑर्डिनेट उसका ए दिया हुआ है। तो क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उस रीजन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उस रीजन में। देखो जो फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है सी जेड स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा उसका, स्क्वायर शीट साइड ए है तो एरिया उसका ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा यहाँ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के में जा रही है और वो ऐसे रखी हुई है, तो अगर आप यहाँ देखो फिगर के हिसाब से तो ये कॉस 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों सी जेड स्क्वायर, तो सी जेड स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जेड की वैल्यू कितनी है ए दे रखी है तो ये पुट कर देंगे, तो जो आंसर होना चाहिए इसका वो हो जाएगा मतलब सी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब कि ए की पावर 4 इंटू सी हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन आ जाना चाहिए इसका इस हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हम 27th क्वेश्चन में। पेपर थोड़ा इतना सिंपल भी नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है अपने में। 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू नॉट आर प्लेस एट शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट पूछा हुआ है ये ऐसे। तो इसको ये कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, अट्रैक्शन कर रहा होगा, और ये रिपेल कर रहा होगा, और दोनों का फोर्स बराबर ही होगा क्योंकि चार्जेस सेम हैं और सेपरेशन भी सेम है। अगर फोर्स बराबर होते हैं तो नेट फोर्स होगा √2 टाइम्स ऑफ एफ। अब एफ की वैल्यू क्या होगी, √2 टाइम एफ क्या होगा, कोई से भी दो चार्ज का फोर्स ले लो, के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा नहीं सॉरी एक क्यू है एक क्यू नॉट है, तो क्यू स्क्वायर नहीं होगा, क्यू नॉट बाई स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से 27th का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए
वो होना चाहिए सी। जिस बच्चे ने किया है गलत किया है, सी होना चाहिए। 28 क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि 3 नैनोकूलम का चार्ज है, रेस्ट पे है। दो चार्जेस हैं, एक 3 नैनोकूलम का और एक 5 नैनोकूलम का चार्ज है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये दे रखा है क्यू और क्यू की दे रखा है। क्यू को हम अवे मूव कर रहे हैं न्यू पोजीशन पे, तब अब इनके बीच का सेपरेशन 10 था, अब उससे बढ़ जाएगा। वर्क डन बाय फील्ड क्या होगा? देखो बच्चे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल जी होता है। तो यहाँ इनकी पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे के Q1 Q2 बाय आर इनिशियल माइनस के Q1 Q2 बाय आर फाइनल। तो आर इनिशियल आर फाइनल क्या होगा? इनिशियल सेपरेशन इनका 10 सेंटीमीटर था, फाइनल सेपरेशन इनका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन मेंशन किया है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा सा है, कैलकुलेशन लंबी है इसके अंदर, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल करके है, बट थोड़ा लंबा है क्वेश्चन है ये। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कार बैटरी इज चार्ज बाय 12 वोल्ट सप्लाई, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज। कार की बैटरी है, उसको चार्ज किया गया 12 वोल्ट की सप्लाई से, और उसमें एनर्जी स्टोर दे रखी है, कितने चार्ज पास हुआ होगा। देखो एक्चुअली यहाँ पे U इज इक्वल टू क्यू वी फॉर्मूला यूज़ होता है। तो एनर्जी जो है वो 7.2 इंटू 10 की पावर 5 है। चार्ज पूछा हुआ है, पोटेंशियल है 12। इसको नीचे ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 7.2 को 12 से डिवाइड कर दोगे फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L मास M सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली प्लेन बाय फ्लेक्सिबल लेंथ। एक कंडक्टर है, ये ऐसा टंगा हुआ है हॉरिजॉन्टली भी मैग्नेटिक फील्ड में, और स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं है, देखो एक्चुअली क्या, करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है, इसका क्वेश्चन दे रखा है। तो अगर जैसे मान लो इसका वेट नीचे लग रहा है, तो उस पर अगर मैग्नेटिक फोर्स लगे, ऊपर लगे ILB, तो दोनों को बैलेंस कर लेंगे और टेंशन स्ट्रिंग में जीरो हो जाएगी। तो ILB किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर होना चाहिए। तो करंट पूछ रहा है, आई की वैल्यू इसको नीचे ले आएंगे, तो आई इज इक्वल टू mg बाय LB हो जाएगा। ये ऑप्शन आ जाएगा सी। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड एंड आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन सोलेनॉइड विच विल क्वांटिटी नॉट इंक्रीज। कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी? तो देखो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, रेट ऑफ हीटिंग इंक्रीज नहीं होगी, और सेल्फ इंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो मेरे हिसाब से 31st का जो ऑप्शन होना चाहिए सी होना चाहिए। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि अ सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इंक्रीजेज द करंट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन लाइकली टू कंप्राइज ऑफ सर्किट। देखो अच्छा, हमने LCR सर्किट में करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पढ़ा था, तो ये कह रहा है कि करंट पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो ये ऐसा सिर्फ LCR सर्किट में देखने को मिलता है, करंट का और फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये एक सर्किट जो होगा LCR सर्किट होगा, या फिर ये LC सर्किट में भी हो सकता है, सॉरी LCR सर्किट में। मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होगा, LCR सर्किट में ऐसा देखने को मिलता है हम लोगों को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि N E Tau और ये सब कुछ वैल्यूज हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या होगा? देखो एक्चुअली क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। तो जैसे रेजिस्टिविटी का मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का? M बाय NE स्क्वायर NE स्क्वायर टाउ। और इसको यहाँ पुट कर दे, रेजिस्टिविटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ ना, M बाय NE स्क्वायर टाउ, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल है, सर्कल पाथ में मूव करने हैं, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, उनकी स्पीड का रेशियो पूछ रखा है, और स्पीड का रेशियो दे रखा है, और रेडियस का रेशियो पूछा है, सॉरी स्पीड का रेशियो दिया है 9:4। तो ठीक है, तो R इज इक्वल टू होता है mv बाय QB। तो पहले प्रोटॉन मेंशन किया, तो पहले P ले लेंगे, P। फिर अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ
अल्फा मैग्नेटिक फील्ड, जब डिवाइड करेंगे बी से तो बी कट गया, मास पुट करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं, वेलोसिटी को तो अभी छोड़ दो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को हम लेते हैं 1 u, मास ऑफ अल्फा होता है 4, चार्ज ऑफ अल्फा होता है 2e, और वीपी बाई वी अल्फा का रेशियो पुट करना है, वीपी बाई वी अल्फा कितना है 9:4, तो 9 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ 9/1/16/2, 9/8 आ जाएगा, जो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 35th कॉइल, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा 34th का वो हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35th क्वेश्चन पे अपने। 35th क्वेश्चन क्या है, कॉइल ऑफ एरिया इज कीप्ड इन एट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 इन इंडिविजुअल। एक्चुअली क्या है कि मतलब एक कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, उसका कुछ एंगल दिया हुआ था पहले ही, तो वो घूम रही है, तो जब वो कॉइल घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो फ्लक्स चेंज होगा, तो इनिशियल फ्लक्स लेना पड़ेगा, फाइनल फ्लक्स लेना पड़ेगा। इनिशियल फ्लक्स लेंगे बी ए कॉस थीटा से, बी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है, जो ए की वैल्यू है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। बट ये ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर बच्चों को लगता है कि एंगल जो होगा वो 30 डिग्री लेंगे, नहीं, एंगल स्टार्टिंग में 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि एंगल जो लिया जाता है वो एरिया के साथ नहीं, एरिया वेक्टर के साथ लिया जाता है। तो इनिशियल में एंगल 60 लिया जाएगा, फिर फाइनली वो घूमी और अ कॉइल ऑफ केप्ट इन 30 डिग्री, नहीं सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन घूमने वाला नहीं है, मैं एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ। कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड 0 जा रही है, कोई नहीं बच्चे, जो भी हो, मतलब ये निकाला तो नेट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बट टाइम टेकन होता है, तो मैग्नेटिक नेट चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टाइम होता है, फ्लक्स में चेंज आएगा। तो यहाँ फ्लक्स में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है फील्ड चेंज हो रही है, बता रहा है कि वो रिड्यूस हो रही है 0 पे, तो इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स लेना पड़ेगा। इनिशियल फ्लक्स ले लेंगे बी ए कॉस थीटा से, फाइनल फ्लक्स तो 0 ही हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जा रही है, तो फाइनल फ्लक्स तो हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ पर जो थीटा पुट करेंगे लोगों को लगता है 30 लेंगे, 30 नहीं 60 लेंगे, क्योंकि चक्कर क्या है कि एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेते हैं, तो एरिया के साथ अगर एंगल 30 है तो एरिया वेक्टर के साथ 60 हो जाएगा, तो हम फाइनली इन दोनों को फ्लक्स को माइनस करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी काफ़ी मतलब कैलकुलेशन में लंबा ही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आप लोग चेक कर लेना। फिर 36 क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर दे रखा है कि एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और कैपेसिटर है, सीरीज में लगा हुआ है 50 हर्ट्ज की सप्लाई के साथ, और जो वोल्टेज है और करंट सेम फेज में है, ऐसा कुछ मेंशन किया है फाइनली। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि आमतौर पर रेजोनेंस जो होता है उसको डायरेक्टली मेंशन नहीं करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में, मतलब रेजोनेंस कंडीशन है, तो रेजोनेंस कंडीशन इन्होंने घुमा फिरा के दे रखी है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होता है, तो यहाँ ओमेगा तो दिया नहीं है, ओमेगा होता है 2π न्यू, 2π न्यू इज इक्वल टू 1/√LC। अब आपको ये कंडीशन तो दे रखी है, बट आपको सी की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे दे रखा है आपको 50 हर्ट्ज दे रखा है, और इंडक्टेंस दे रखा है 80 मिली हेनरी। इसको सिंपलीफाई करना है आपको, बट फिर से इसमें कुछ कैलकुलेशन आपको पड़ेंगी, तो सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, जो अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो सी की वैल्यू आपको आ जाएगी 127 माइक्रो फेराड आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 4 ऑब्जेक्ट्स W, X, Y, Z, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें इक्वल चार्ज है, फिक्स्ड है। ऑब्जेक्ट X एंड Z आर ऑन मिड पॉइंट्स, X और Z जो है मिड पॉइंट्स पे है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन X, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है इन दोनों के बीच का आपस फोर्स वो F है। W और Z में इन दोनों के बीच का आपस फोर्स क्या होगा, देखो एक्चुअली क्या स्क्वायर है, W और X के बीच का फोर्स मान लो एक Q1 Q2 चार्ज है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इसको हम F बोलते हैं, तो F हो जाएगा K Q1 Q2। अगर मान लो स्क्वायर की साइड को हम A मान लेते हैं, तो वो मिड पॉइंट पे तो A/2 का हो जाएगा, A/2 का स्क्वायर मतलब A²/4, तो ये आ जाएगा 4 K Q1 Q2/A² हो जाएगा। अब नया फोर्स है, इसको हम F' मान लेते हैं, तो K Q1 Q2, बट अब यहाँ डिस्टेंस निकालना एक बड़ी मतलब चीज़ है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये A हो जाएगा और ये A/2 हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, तो हाइपोटेनस निकालना होगा, A² + A²/4 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, 5A² / 4 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा √5A/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही डिस्टेंस पुट करेंगे, √5 मतलब क्योंकि डिस्टेंस को स्क्वायर लेंगे तो फिर से वही आ जाएगा फाइनली 5A² / 4। अब
यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे फाइनली हम इन दोनों के इक्वेशंस को। तो जब हम फाइनली, तो ये 4k³ ये ए स्क्वायर एफ के बराबर है, तो 4k³ बाई ए स्क्वायर एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये f/5 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड कर लो या कंपेयर कर लो या सब्सटीट्यूट कर लो या जो भी कर लो, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स सबको आनी चाहिए। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी आ जाएगा। इस बच्चे ने सही किया है इसका आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38th क्वेश्चन, और इसके अंदर दे रखा है दो टू सोर्स ऑफ इक्वल EMF आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो सोर्स है हमारा, उनका EMF इक्वल है E1, उसका कुछ इंटरलेशंस होगा R1, दूसरे का EMF है E2, इसका इंटरलेशंस है R2 सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ एक्स्ट्रा रजिस्टर कनेक्टेड है, ऐसा कुछ दिया हुआ है फिगर। द इंटरलेशंस ऑफ टू सोर्स, हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरलेशंस R2 इज 0। मतलब ये जो R2 वाला है इसका क्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 आ रहा है। तो R की वैल्यू क्या होगी? देखो, एक तो सर्किट में करंट ले लेते हैं हम। करंट क्या होगा? नेट वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब नेट वोल्टेज क्या हो जाएगी E1 प्लस E2 टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, और नेट वोल्टेज क्या होता है? V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई है। अब सेकंड के लिए हम बात करें तो E2 माइनस आई इंटू R2 लेंगे। नेट वोल्टेज ये कह रहा है 0 है, तो इसको इधर ले आएंगे, मतलब आई R2 किसके बराबर हो जाएगा? E2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई R2 किसके बराबर होगा? E2 के बराबर होगा। तो अब हम एक काम करेंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे फाइनली। तो ये ऐसी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो जब सिंप्लीफाई कर लोगे आप इसको, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। कई बार बच्चे पूछेंगे सिंप्लीफिकेशन कैसे हो, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि बच्चों के दिमाग में थॉट रहता है कि सर कैसे आएगा, क्या करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं भाई। E1 प्लस E2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू E2। इसको ऊपर ले जाएंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो अच्छा, मैं इसको थोड़ा अलग से भी बता दूंगा आपको दोबारा से, क्योंकि मेरे स्पेस नहीं है यहाँ पर। हम आगे बढ़ते हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, गलत है, क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। नहीं, मैग्नेटिक लाइन एंड नहीं होती, वो घूमती है, सर्कुलर पाथ में रहती है हमेशा। बस नॉर्थ से स्टार्ट करती है, साउथ में एंड करती है, फिर अंदर भी होती है। द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही है, सी पॉइंट सही है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन सी होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं। अब बच्चों को लगेगा यहाँ ये तीनों सीरीज में, एक्चुअली ये काउंटर नहीं होगा क्योंकि बाईपास कर रखे शॉर्ट सर्किट, तो 2 ही रजिस्टर है R और R, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2R। इस बच्चे ने गलत किया हुआ है, इसको शॉर्ट सर्किट का पता नहीं होगा। 40 का जो होगा वो 40 का जो ऑप्शन होगा वो मेरे हिसाब से तो सी हो जाएगा। 40 का जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, बार मैग्नेट has magnetic moment time, its initial position is parallel to the direction of uniform magnetic field. In this position magnitude and torque force, मतलब एक बार मैग्नेट पहले लगा है, फील्ड कैसे रखा हुआ है, तो उसमें फोर्स और टॉर्क पूछा है। तो फोर्स तो देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स तो 0 होगा ही होगा। तो और टॉर्क होगा एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी, तो वो ऑप्शन, हाँ, तो इसमें एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि एंगल सेम डायरेक्शन में रखा हुआ है, सेम डायरेक्शन है, पहले रखा है तो एंगल 0 या 180 ले सकते हो, साइन 0 या 180 0 हो जाता है। तो 41 का जो ऑप्शन होगा सी होगा। फिर अब 42 क्वेश्चन दे रखा है, 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट -12 से, मतलब ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कन्फिगरेशन क्या होगा? तो एक्चुअली क्या होता है, जब 2 चार्ज ऐसे रखे होते हैं, एक तो उनकी पोटेंशियल आपस की लेते हैं, मतलब ये फॉर्मूला आता है के Q1 Q2 बाय R, ये भी काफ़ी लंबा हो जाएगा,
क्यू वी वन क्यू वन वी वन प्लस क्यू टू वी टू। इसमें क्या होता है, एक तो आपस की पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा फर्स्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे, दूसरा सेकंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे। तो आपस की तो आप निकाल सकते हो कि क्यू वन क्यू टू तो वैल्यू दे रखी है 14 और -4 पुट कर सकते हो। और सेपरेशन दे रखा है, सेपरेशन कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच का एक -12 पे एक 12 पे, तो इनके बीच का सेपरेशन रहेगा 24 सेंटीमीटर। और ये आ जाएगा क्यू वन क्यू टू की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। अब फर्स्ट चार्ज और पोटेंशियल, फर्स्ट चार्ज पे पोटेंशियल की, जहाँ फर्स्ट चार्ज का वहाँ पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होता है तो एक्चुअली क्या होता है कि पोटेंशियल हमको निकालना पड़ता है, जैसे E इज इक्वल टू dv/dr होता है। तो dv निकालने के लिए ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके मतलब हमें निकालना पड़ेगा कि उस पॉइंट पे आखिर पोटेंशियल कितना एग्जिस्ट करता है, जो पॉइंट हमको मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो जैसे पोटेंशियल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन। तो बी आर की पावर -2 डी आर ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो जब इंटीग्रेशन करते हैं एक पावर ऐड हो जाती है ऊपर में, वही आ जाता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा बी आर की पावर -1 तो ये है। और एक्चुअली क्या है, ये सॉरी इसमें ध्यान रखना, माइनस साइन यहाँ लगा होता है, इज इक्वल टू माइनस dv/dr होता है, यहाँ माइनस साइन लगा होता है, यहाँ माइनस लगा होता है, यहाँ माइनस होता है, तो ये यहाँ माइनस लगा रहेगा। तो ये जब सिंपली अगर माइनस प्लस हो जाएगा तो b/r आ जाएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आप किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो आपको b तो वही कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमको दे रखी है, वो पुट कर देंगे। और r जो है वो हमें कोऑर्डिनेट पुट करना पड़ेगा, जैसे -14 माइक्रोकूलम का कोऑर्डिनेट r दे रखा है, ये हमें उसका r -12 लेना पड़ेगा और दूसरे का r देना पड़ेगा, तो वो पुट कर दोगे तो ऐसे ही दोनों चार्ज का v1 और v2 आ जाएगा इस फॉर्मूले में पुट करके। अब प्रॉपर्ली पुट करोगे तो आएगा, बट ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, 1 मिनट से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। आपको 43 क्वेश्चन दिया हुआ है। 300 ओम कैपेसिटर एंड रजिस्टर एंड कैपेसिटर ऑफ 25/π माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द करंट इन सर्किट, मतलब ऐसा दे रखा है। तो एक्चुअली ऑब्वियसली बात है, ये हमारा एलसी सर्किट हो गया, तो हमें करंट पूछा हुआ है। तो नेट अपोजिशन होता है इम्पिडेंस, ये होता है r² प्लस XL माइनस XC²। तो यहाँ पर भाई XL तो नहीं है, ये XC² हो जाएगा, तो उसके लिए आपको XC निकालना पड़ेगा। यहाँ पर XC क्या होता है, XC इज 1/ωc। लंबा है क्वेश्चन, काफ़ी पेपर लंबा पड़ेगा। तो ओमेगा तो दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी दिया है, ओमेगा होता है 2π/c, न्यू दिया है 50 हर्ट्ज, ये पुट कर देंगे तो XC आ जाएगा, XC वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, Z आ जाएगा, Z आ जाएगा। करंट क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो RMS वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, RMS वोल्टेज 200 वोल्ट दे रखी है, और वो जो मतलब नेट अपोजिशन है यहाँ, ये जो नेट अपोजिशन है Z इम्पिडेंस, ये पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से करंट आ जाएगा सर्किट में। तो काफ़ी लंबा है ये भी, मतलब 1 मिनट तो 1-2 मिनट का तो लगता ही नहीं किसी भी कीमत पे, 4-5 मिनट लग सकते हैं आपको सॉल्यूशन करने में। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस, इसी ऐसा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कोर लैमिनेशन क्यों करते हैं, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, एडी करंट्स में पढ़ते हैं हम लोग। तो अच्छा हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो असर्शन रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ नेगेटिव चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गलत है बच्चा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, तो असर्शन गलत है। ऑन अ नेगेटिव चार्ज द फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन, मतलब रीजन भी गलत है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज पर। अगर आप देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास F=QE, वेक्टर फॉर्म है, तो उससे आप चेक कर सकते हो। द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, पोल ऑफ बायोमैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेट, सही है, असर्शन सही है। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन भी सही है। तो जो 46 है उसका ऑप्शन भी ए है हमारे हिसाब से। तो फिर 47 क्वेश्चन है, व्हेन अ रेडियस ऑफ करंट कैरिंग लूप इज डबल इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स 4 टाइम, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, रेडियस डबल होगा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर है तो πr² होगा, रेडियस अगर डबल होगा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो सही है बिल्कुल। द मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, हमको पता है, हमने फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट एरिया पर डिपेंड करता है, सही है, तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, हायर द रेंज लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो एक्चुअली क्या है, मुझे असर्शन गलत लग रहा है, कारण क्या है, एक मिनट रुको, 1 मिनट चेक करते हैं, चलो। हायर द रेंज लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर,
To increase the range of emitter, we add additional shunt in series with it. To increase the range 48, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, इसका मुझे आइडिया नहीं है बच्चों, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता भाई, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अ ट्रांसफॉर्मर वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन। गलत, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर सेम ही होता है, बस उसको उल्टा लगा दो, मतलब रिवर्स लगा दो तो काम कर सकता है, तो उसका ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि असर्शन भी गलत दे रखा है, रीजन भी गलत दे रखा है यहाँ पे। सेक्शन सी पे आ जाते हैं हम लोग बच्चों। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ लार्ज एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज सम इज नॉट जीरो। मतलब अगर हमारे पास कोई कई सारा कलेक्शन ऑफ चार्ज होगा तो उससे बहुत दूरी पे जाने पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि स्फेरिकल दिखेगा, तो बट मेरे हिसाब से इसका आंसर प्लेन्स होना चाहिए, बी होना चाहिए। कारण क्या है कि देखो बच्चे, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर जैसे मान लो चार्ज कोई भी इससे ये स्फेरिकल हो, काफ़ी दूर जाने पे ये स्फेयर भी प्लेन सा हो जाता है, तो प्लेन होना चाहिए, बट खैर चलो वो तो एनसीसी पे डिपेंड करेगा स्फेयर प्लेन क्या होगा, तो हमारी थिंकिंग है। 51 क्वेश्चन दे रखा है, 4 चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस द कॉर्नर ऑफ टू साइड द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ए मिड वे। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल यहाँ सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबकी वजह से होगा, इसकी वजह से भी 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 होगा, तो जो बगल के दो चार्ज है उनकी वजह से होगा 2kq बाय डिस्टेंस, मतलब l हो जाएगा, और दूर की दो चार्ज है उनकी वजह से तो भैया आपको लेना पड़ेगा, सेपरेशन लेना पड़ेगा। सेपरेशन क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा l, ये हो जाएगा 2l, सर्वोसम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस स्क्वायर l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर 4l स्क्वायर हो जाएगा, h इज इक्वल टू रूट 5l आ जाएगा। तो बाकी दो की वजह से निकालेंगे हम, तो इनकी वजह से माइनस होगा, माइनस 2kq डिस्टेंस होगा रूट 5l, हम दोनों को ऐड कर देंगे, 2kq बाय l 1 माइनस 1 बाय रूट 5। तो मेरे हिसाब से भैया, जैसे कि मैं ऑप्शन देख रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से ये होगा फर्स्ट ऑप्शन, मेरे हिसाब से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, केस स्टडी पे आते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें दिया हुआ है, मतलब R1 R2 की वैल्यू दी हुई है। R1 क्या है 10 ओम, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, R2 कितना है 5 ओम, R3 कितना है 5 ओम, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 5 वोल्ट की सप्लाई है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा भाई, तो आपको देखना पड़ेगा। इस बच्चे ने DEF किया है, चेक करें डी। वैसे तो मेरे हिसाब से इसमें देखो, जहाँ पर कोई डिवाइस नहीं आ रहा आर पार, उनका सेम होगा। देखो HGF, बीच में इनके कोई एलिमेंट नहीं लगा, तो HDF का होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो ये हो जाएगा HGF है, HGF तो नहीं है, ABC का होना चाहिए, ABC है, ABC नहीं है, FHG हाँ, ए भी है। देखो HFG और J इनका सेम होना चाहिए, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, HFGJ, तो इनमें से देखिए कोई है क्या, दिख रहा है क्या, या फिर नीचे ऊपर देखे तो ABC, तो ABC नहीं है, HFG ये में एक तो ये मिल गया, ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। बीजी ब्रांच में करंट पूछ रहा है कितना होगा, बीजी ब्रांच का है, बीजी ब्रांच। एक अच्छी सीधी बात है, इसमें सिंपल कॉम्बिनेशन लगेगा, तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बैटरी हमारी है 5 वोल्ट की, इसमें करंट है, इसमें इसका रेजिस्टेंस 10 ओम, ऊपर उधर वाले का भी है 5 + 5 10 ओम, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। इन दोनों को पहले कॉम्बिनेशन करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो नेट करंट सर्किट 1 एम्पेयर का फ्लो करेगा, आधा डिवाइड हो जाएगा, आधा पहली ब्रांच में जाएगा, आधा दूसरी में, जो हाफ एम्पेयर हो जाएगा। इसका काफ़ी लंबा, ये भी सीधा तो है नहीं, हाफ एम्पेयर जिसको आता है उसके लिए छोटा है, जिसको टाइम लग रहा है उसके लिए तो लंबा ही लंबा है। फिजिक्स में वैसे ही इतना सब सिंपल सा नहीं होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन R1 में पावर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉर्म है, अगर आपको करंट पता चल गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। पावर होता है I² R, तो I कितना है 1 का स्क्वायर,
कितनी, हाफ का स्क्वायर, आर कितना है 10, तो ये 10/4 मतलब 2.5 वाट आना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। तो 2.5 वाट है, तो ये बच्चे सही लगा है भाई 54 का बी। कुछ मार्क्स तो आ ही जाएंगे इसके। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 का है भाई, R3 इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके इस ब्रांच से भी हाफ करंट जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो हाफ करंट इससे जा रहा है, दोनों ब्रांच से जा रहा है ना हाफ हाफ, तो रेजिस्टेंस इसका कितना है 5, तो 5/2 मतलब 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 2.5 सी। ये हमारा बच्चों पेपर खत्म हुआ। ऑल दो कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस ढंग से नहीं किए, वैसे यार बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए डिस्कस करने के लिए।